नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, जैसा कि रोजाना इस समय हम बात किया करते हैं रीट एसएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के विषय में, और अभी लेटेस्ट में हमने आरबीएससी बुक्स पर आधारित एक टेस्ट सीरीज प्रारंभ की है, जिसमें हम आरबीएससी की बुक पर आधारित प्रश्नों को पूछते हैं। वे प्रश्न जो आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं या आपसे पूछे जा सकते हैं। आज इसका छठा टेस्ट है, और छठे टेस्ट को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वालिटी एजुकेशन वीडियो केवल और केवल आपको यहाँ इसी चैनल पर मिलते हैं। तो चलिएगा दोस्तों, शुरू करते हैं आज के टेस्ट को। देखें आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है। जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, इनमें से आपको बताना है। जिला कलेक्टर होता है, प्रधान होता है, पुलिस उप अधीक्षक होता है, चेयरमैन होता है। दोस्तों, ये हमारे पाठ्यक्रम में एक जो सिलेबस में भी दिया हुआ है, जिला प्रशासन दे रखा है, वहीं से ये आपका क्वेश्चन है। आपको बताना है जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है। राजनीतिक नहीं पूछ रहे हैं, हम प्रशासनिक पूछ रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा जो सही आंसर यहाँ है वो है नंबर 1। उसे हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिला कलेक्टर के नाम से जानते हैं। राजस्थान में यही नाम होता है। इसके बाद में दूसरा हमारा प्रश्न है, जिले में पुलिस का जो डिपार्टमेंट है, पूरा पुलिस विभाग है, उसका प्रमुख कौन होता है। दोस्तों, जिले में पुलिस विभाग का यानी लॉ एंड ऑर्डर को संभालने का जो काम है, पुलिस विभाग का जो कार्य है, वो उसका प्रधान कौन होता है, मुखिया कौन होता है। पुलिस अधीक्षक होता है, पुलिस निरीक्षक होता है, पुलिस न्यायाधीश होता है, या फिर जिला मजिस्ट्रेट होता है। दोस्तों, कौन होता है और क्या होता है हमारा सही आंसर, फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 1। वो कहलाता है पुलिस अधीक्षक। जिले में पुलिस विभाग का जो मुखिया होता है, एसपी कहा करते हैं अपने उसको, पुलिस अधीक्षक होता है। तीसरा हमारा प्रश्न है, गांव के किसान से भूमि कर कौन वसूलता है। गांव के किसानों से भूमि कर वसूलने का, डाटा रखने का ये जो काम है वो किसके पास में होता है। जिला प्रमुख के पास में, सरपंच के पास में, तहसीलदार के पास में, या फिर पटवारी के पास में होता है। किसके पास में होता है दोस्तों, फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा क्या है हमारा सही आंसर। तो दोस्तों, यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 4। ये कार्य होता है पटवारी के पास में। किसके पास में होता है दोस्तों, पटवारी के पास में होता है गांव के किसान से भूमि कर वसूलना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जिले में सभी व्यक्तियों को आवश्यक सुविधाएं जैसे कि खाद्यान्न है, मिट्टी का तेल है, डीजल है, पेट्रोल है, घरेलू गैस सिलेंडर है, ऐसी वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी जो है वो किसकी पास में होती है। पुलिस आयुक्त के पास में, नगर आयुक्त के पास में, जिला रसद अधिकारी के पास में, या फिर कोषाधिकारी के पास में। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर, फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों, सही आंसर है हमारा यहाँ पर नंबर 3। इसे हम कहते हैं जिला रसद अधिकारी। क्या है दोस्तों इसका नाम, जिला रसद अधिकारी होता है, जो ये सारे कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। न्यायालय के बाहर आपसी समझाइश से विवादों का निपटारा कौन करवाता है। दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय, राजस्व न्यायालय, या फिर लोक अदालत। न्यायालय के बाहर आपसी समझाइश से विवादों का निपटारा करवाने का कार्य कौन करता है मेरे दोस्तों, फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों, राइट आंसर हमारे यहाँ पर नंबर 4। न्यायालय के बाहर ही जो भी आपसी समझाइश है उसी के द्वारा मामलों को समेटना या निपटाना कहलाता है, या फिर ये कार्य जो करवाता है वो लोक अदालत करवाती है। 97वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। निजी क्षेत्र से, सहकारिता से, सार्वजनिक क्षेत्र से, या फिर शिक्षा से। फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा दोस्तों। दोस्तों, यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 2, यानी कि वो क्या है, सहकारिता क्षेत्र से संबंधित है। ये हमारा सही आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? आपको बताना है। बहुत ही आसान प्रश्न है लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 3, 1986। 1986 में जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है वो पारित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है रीड की दृष्टि से। जहाँ ये जो टॉपिक होता है वहाँ पर ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको मोस्ट ही मान करके चलना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कम से कम कितने व्यक्तियों का समूह एक सहकारी समिति का गठन करता है? यानी सहकारी समिति का गठन करना है तो कम से कम उसमें कितने व्यक्ति होने चाहिए? 10, 15, 20 और 25। क्या है दोस्तों हमारा राइट आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा यहाँ है नंबर 2, 15। कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? 15 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा चिन्ह है जो वस्तु की गुणवत्ता को प्रमाणित करता है? ISI, एगमार्क, FPO या फिर सभी? इनमें से कौन सा चिन्ह है जो वस्तु की गुणवत्ता को प्रमाणित करने का कार्य करता है? तो दोस्तों राइट आंसर हमारा यहाँ है नंबर 4। ये जो सभी हैं, ये जो सारे जो चिन्ह हैं वो वस्तु की गुणवत्ता को प्रमाणित करते हैं। ये हमारा सही आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सहकारी समिति का संचालन व प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? रजिस्ट्रार के द्वारा, सहकारी विभाग के द्वारा, सदस्यों में से चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा या फिर राज्य सरकार के द्वारा? क्या है दोस्तों हमारा राइट आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों हमारा जो राइट आंसर है वो है नंबर 3। सदस्यों में से जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उन्हीं के द्वारा सहकारी समिति का संचालन और प्रबंधन किया जाता है। अनुच्छेद 43B में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 43B जो है वो किससे संबंधित है? उद्योगों के प्रबंधन और कार्मिकों की भागीदारी से, सहकारी समितियों का गठन और उनके उन्नयन से, कार्मिकों के लिए निर्वाह मजदूरी व कुटीर उद्योगों का विकास के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों राइट आंसर क्या है चेक कर लीजिएगा, वो है हमारा नंबर 2। ये 43B जो संबंधित है सहकारी समितियों का गठन और उनके उन्नयन से, ये हमारा 43B है जो इससे संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पर पड़ती हैं? आपको बताना है पृथ्वी की जो किरणें हैं वो सीधी कहाँ पर पड़ती है? कर्क रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा पर या फिर आर्कटिक रेखा पर? क्या है दोस्तों सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। मुझे उम्मीद है अभी तक आपने सिलेबस पूरा कर लिया होगा। और दोस्तों जिन स्टूडेंट्स ने अगर अभी तक जो इस कोर्स को देख रहे हैं, टेस्ट को देख रहे हैं, सिलेबस पूरा नहीं किया है, तो बहुत ही कम समय में हमने रीड का पूरा सिलेबस SST का करवा रखा है, प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। उनकी PDF भी आपको प्रोवाइड करवाई गई है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, आप उसको कर सकते हैं अच्छे से। तो दोस्तों राइट आंसर इसका जो था वो था हमारा भूमध्य रेखा। थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिएगा ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ पर जो बीच में होती है 2 भागों में बांटती है, उसे अपने 0 डिग्री या फिर भूमध्य रेखा कहते हैं। एक ऊपर और एक नीचे, ये जो 2 रेखाएं हैं, एक 23.5 डिग्री ऊपर होती है, एक 23.5 डिग्री नीचे होती है। ये कर्क रेखा होती है, ये मकर रेखा होती है। फिर 66.5 डिग्री वाली भी एक रेखा होती है जो उत्तरी ध्रुव व्रत कह सकते हैं और दक्षिणी ध्रुव व्रत के नाम से जानते हैं हम इनको। और यहाँ पर जो है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यानी ये जो 90 डिग्री वाली रहेगी। अब सूर्य मान लीजिएगा यहाँ है, तो अब आप देख सकते हैं सबसे सीधी किरणें कहाँ पड़ेंगी? सबसे सीधी किरणें कहाँ पड़ेगी दोस्तों? यही है 90 डिग्री का कोण, यहीं पे पड़ेगी। और जैसे जैसे इधर 90 ऊपर आएंगे तो फिर इनकी सूर्य की किरणें कैसी होती जाएंगी? तिरछी होती चली जाती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, पृथ्वी पर सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी कहाँ पड़ती हैं? भूमध्य रेखा पर, सभी जगह, ध्रुवों पर या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों सही होना चाहिए आंसर। अभी अभी हमने थोड़ा सा हल्का सा आप रिकॉल करोगे तो आराम से सही हो जाएगा। क्या है सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा।
तो मेरे दोस्तों यहाँ जो राइट आंसर है वो है नंबर 3, ध्रुवों पर। पृथ्वी पर सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी कहाँ पड़ती है? ध्रुवों पर पड़ती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर तापमान होता है, यानी ये जो हमारी भूमध्य रेखा है, इधर रहेंगे हमारे उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, यानी इधर जाएंगे तो फिर जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, क्या होगा, या फिर वैसा ही रहेगा। तो दोस्तों सही आंसर था इसका हमारा नंबर 1। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, क्योंकि सूर्य की किरणें क्या होती चली जाएगी? तिरछी होती चली जाएंगी। जहाँ सीधी है वहाँ गर्मी है, तिरछी होती जाएगी तो क्या होता चला जाएगा? टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। राइट आंसर हमारा 1 नंबर हो जाएगा। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है दोस्तों? तमिलनाडु, केरल, पश्चिमी बंगाल या फिर 1 व 2 दोनों में। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा यहाँ है वो है नंबर 4, 1 व 2 दोनों में है, तमिलनाडु और केरल में नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल या फिर दोनों में? राइट आंसर हमारा नंबर 4, तमिलनाडु और केरल दोनों में है अन्नामलाई की पहाड़ी। एस्किमो के बर्फ के बने घर क्या कहलाते हैं दोस्तों? वैसे तो ये क्वेश्चन आपके डायरेक्ट कहीं सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर चर्चा करना चाहूँगा। एक तो हमारा सौर परिवार जो आपके पृथ्वी वाले भाग में दिया हुआ है भूगोल की किताब में, उसको अपने देखेंगे। उसके जो भी इम्पोर्टेंट 2-4 क्वेश्चन हैं उनके विषय में भी आज अपने चर्चा करने वाले, मैं भी वहाँ से वो कोई क्वेश्चन पूछ ले। एस्किमो के बने घर क्या कहलाते हैं? वैसे भी बड़ा सामान्य सा प्रश्न है, बचपन सामान्य गुजरा होगा तो आपने कहीं ना कहीं इसको देखा होगा, बड़ी छोटी क्लासों में ये आपके दिया हुआ मिल जाएगा। 2 अक्षांशों के मध्य स्थित विशेष परिस्थितियों वाला क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? 2 अक्षांश कौन से थे दोस्तों? ये वाली रेखाएं जो थी ये अक्षांश है, उनके मध्य स्थित विशेष परिस्थितियों वाला जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो कहलाता है कटिबंध। क्या कहलाता है? कटिबंध। 2 अक्षांश ये वाली है ना, जैसे हमने ऐसे बांटा हुआ है ना, शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध है ना, वो वाले कटिबंध की बात कर रहे हैं। ये आपके सिलेबस में डायरेक्ट दिया हुआ है, ये लेसन हमने किया हुआ भी बहुत अच्छे से, RBSC से ही मैंने आपको करवाया है, जिसमें प्रमुख वायुदाब पेटियां और इसी तरह से तापमंडल का भी जो क्वेश्चन आपका बनता है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहते हैं? देखिएगा दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, इसको जो जोड़ने वाली संदर्भ रेखा उसे हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा, देशांतरीय रेखा, अक्षांश रेखा या फिर उत्तरी ध्रुव व्रत, क्या कहते हैं दोस्तों? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। दोस्तों राइट आंसर हमारा हो जाएगा नंबर 2, देशांतरीय रेखाएं। ये आपको विदित होगा, अभी हमने चर्चा की है 0 डिग्री, ये ऐसे खींचते हैं, ये अक्षांश रेखाएं होती है ना, तो 0 डिग्री जो है विषुवत व्रत कहते हैं हम इसको, 0 डिग्री को। अक्षांश रेखाएं कौन सी हैं? ये सारी अक्षांश रेखाएं हैं। उत्तरी ध्रुव व्रत 66.5 डिग्री वाले को अपने कहते हैं, 66.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा है उसको कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किस स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? यानी टाइम जोन जो है, जैसे हमारे भारत का भी एक मानक समय है, यानी वहीं से अपने आगे पीछे टाइम को मानते हैं, वहाँ पर जो है हमारा एक मानक समय निर्धारित हमने किया है। अश्व अक्षांश है, प्रमुख याम्योत्तर है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है या फिर विषुवत रेखा है दोस्तों? किसी भी स्थान का मानक समय निर्धारित करने के लिए आधार क्या है? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, सही होना चाहिए। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा यहाँ है नंबर 2, उसे प्रधान याम्योत्तर रेखा के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हम इसे प्रधान याम्योत्तर रेखा कहते हैं। ये हमारा सही आंसर है। ये चारों ऑप्शन आए दोस्तों तो आपको यही करना है। कौन सा करना है? प्रधान याम्योत्तर रेखा, मुख्य याम्योत्तर रेखा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और इसके बारे में अगर आप पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ज्योग्राफी की क्लास जो थी आपकी रीट का ही कोर्स था, उसमें मैंने आपको अच्छे से करवाया हुआ है ना। यहाँ अभी अपने पास में रिवीजन का टाइम, इतना समय है नहीं कि हम उस पर पूरी डिटेल में चर्चा कर सकें। पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? जैसे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, यानी 1 डिग्री
ये जो अपने देशांतर हैं इसको 1 डिग्री पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का, 60 मिनट का, 10 मिनट का या 14 मिनट 30 सेकंड का? कितना समय लगता है? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा दोस्तों राइट आंसर हमारा यहाँ है नंबर 1, 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूर्व में स्थित है तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में अंतर होगा 1 घंटे का, 1 घंटा 20 मिनट का, 1 घंटा 30 मिनट का या फिर एक समान समय लगेगा। क्या होगा दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा नंबर 2, 1 घंटा 20 मिनट। कैसे देखिएगा दोस्तों, 20 डिग्री हमने ये देखा 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। 20 डिग्री घुमाना है तो 20 से गुना करो, कितने मिनट हो गए? 80 मिनट। अब 80 मिनट में कितने घंटे हो गए? 1 घंटा 60 मिनट का और 20 मिनट ऊपर रह गई। भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से कितना आगे या पीछे? दोस्तों ये तो सही होना चाहिए। जब आप मोबाइल चलाते हैं, कभी भी देखते हैं, आप क्या करते हैं उसमें टाइम GMT लिखा हुआ आता है ना, अगर कभी ढंग से देखा हो तो क्वेश्चन सही होगा आपका। फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों राइट आंसर हमारे यहाँ है नंबर 1, 5 घंटा 30 मिनट क्या है? आगे है। पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं 21 मार्च को, 23 सितंबर को, दोनों को या फिर इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी पर दिन व रात कब बराबर होते हैं? यानी जब जो सूर्य की किरणें हैं भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा इसका होगा नंबर 3, 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है दोस्तों? जो यानी जिस दिन सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं वो दिन आपका सबसे लंबा होगा उत्तरी गोलार्ध में। 21 मार्च है, 21 जून है, 23 सितंबर है या 22 दिसंबर है? राइट आंसर दोस्तों इसका है नंबर 2, 21 जून है। यहाँ पर इस दिन सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। इस दिन अपने योग दिवस भी मनाते हैं ना, विश्व योग दिवस मनाया जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर। लंबा दिन होगा यानी कि सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी। तो इनडायरेक्ट आपको ये बताना है कि दक्षिणी गोलार्ध में सीधी किरणें कब पड़ती हैं सूर्य की। राइट आंसर हमारा है नंबर 4, 22 दिसंबर को पड़ती है। कब पड़ती है दोस्तों? 22 दिसंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर इन दोनों दिन तो क्या पड़ेगी? भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है। ये इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सीधी पड़ती है और इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सीधी पड़ती है। ये दक्षिणी गोलार्ध में सीधी है, ये उत्तरी गोलार्ध में सीधी है। किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? दोस्तों ये 3-4 प्रश्न हैं जिनकी मैं बात करना चाहूँगा। डायरेक्ट आपके सिलेबस में नहीं है, फिर से कह रहा हूँ, लेकिन पूछा जा सकता है क्योंकि आपकी 6 से 10 की किताब में शामिल है। प्रश्न पढ़ लीजिएगा अच्छे से, कमेंट करके आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। किन को तारा कहते हैं? राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा नंबर 2। कोई भी ऐसा खगोलीय पिंड जिसमें खुद का प्रकाश होता है, खुद की ऊष्मा होती है और खुद चमकता है, उसे हम क्या कहते हैं? तारा कहते हैं दोस्तों। तारों के विभिन्न समूह के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती हैं? तारे जो हैं वो आपस में मिलकर के विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आकाशगंगा, सौरमंडल, एंड्रोमेडा, नक्षत्र मंडल। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा यहाँ है नंबर 4, उसे हम कहते हैं नक्षत्र मंडल। क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सौर मंडल में किन 2 ग्रहों के मध्य क्षुद्र ग्रह पट्टी यानी छोटे छोटे ग्रह पाए जाते हैं, या हम कह सकते हैं चट्टानों के टुकड़े पाए जाते हैं? ऐसी पट्टी है, जब आप सौर मंडल को आपने चित्र देखा होगा, उनके 2 ग्रह के बीच में दिखाई देती है। बुध और शुक्र, शुक्र और पृथ्वी, पृथ्वी और मंगल, मंगल और बृहस्पति। तो दोस्तों फिर से कह रहा हूँ, ऐसे कमेंट मत कीजिएगा कि आप आउट ऑफ सिलेबस करवा रहे हैं। मैंने वापस आपको दोहराया, ये डायरेक्ट आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब आप 6 से 10 की किताबें पढ़ते हैं तो उसके बीच में आया है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। 5-4 क्वेश्चनों की मैं बात कर रहा हूँ। अब तो आपने पढ़ भी लिए हैं, उनसे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। राइट आंसर हमारा वो है नंबर 4, मंगल और बृहस्पति। ये 2 हैं जिनके बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है।
सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं वो किस रास्ते में फैला हुआ है, यानी जिस रास्ते में ये चक्कर लगाते हैं, मान लीजिएगा इस तरह से चक्कर लगा रहे हैं, तो इनका जो रास्ता है वो किस प्रकार का है, किस आकार का है, वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार, लघु वृत्ताकार, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा है नंबर 2, दीर्घ वृत्ताकार पथ बोलते हैं। जैसे ये हमारा सूर्य है ना, उसके चारों ओर इस तरह से एक प्रकार से अंडाकार परिपथ है जिसके अंदर ये चक्कर लगा रहे हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। मुझे उम्मीद है आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। सच में सीखा है तो वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। और हाँ, कल से हम एक और टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आपको आरबीएससी की कक्षा 11-12 के साइकोलॉजी से जुड़े हुए प्रश्नों को करवाया जाएगा। जैसे हम यहाँ इस क्लास में जो एसएसटी की बुक्स को कर रहे हैं, इसी प्रकार से जो अपने साइकोलॉजी है उसके आरबीएससी की बुक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके विषय में अपनी चर्चा करेंगे दोस्तों। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आने वाली परीक्षा के लिए। मिलते हैं कल फिर नई वीडियो में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक यूं ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।